नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बॉन्डेड टेल्स के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और अब बिना किसी देरी के एक क्विक रिकैप की तरफ बढ़ते हैं। अब तक की कहानी में हमने देखा कि आर्या ने कसाई समुदाय के लोगों को एक एक खत्म कर रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे वो चौंक जाता है। अब आगे आर्या ने अपनी तीव्र इंद्रियों के साथ तुरंत अपना सिर पीछे घुमाया। उसके पीछे एक कसाई जो लेवल 8 का योद्धा था, घायल अवस्था में तलवार लिए उसकी ओर झपट रहा था। उसके चेहरे पर दर्द और आक्रोश साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आर्या को खत्म करने की एक जिद थी। जैसे ही उस कसाई ने अपनी तलवार से वार करने की कोशिश की, आर्या ने बिजली की तेजी से उसकी कलाई पकड़ ली। तलवार रुक गई। कसाई ने अपनी ताकत झोंकते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आर्या के मजबूत पकड़ ने उसे रोक दिया। अब मेरी बारी है, आर्या ने मन ही मन सोचा। उसने बिना समय गवाए अपनी एक टांग उठाई और कसाई के निचले हिस्से पर इतनी जोर से लात मारी कि वो दर्द से चीख उठा। आह! कसाई ने कराहते हुए अपने घुटनों पर झुकते हुए निचला हिस्सा पकड़ लिया। आर्या ने उसकी ये हालत देखी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने एक के बाद एक उसकी पसलियों और पेट पर जोरदार लातें मारी। कसाई दर्द से बिलखता हुआ जमीन पर लौटने लगा। कुछ पलों बाद जब आर्या ने देखा कि वो बेहोश हो चुका है, तो उसने अपनी सांसों को काबू में लाते हुए गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस एक पल के लिए बच गई। आर्या ने अपनी निगाहें चारों ओर दौड़ाई। जमीन पर बिखरे हुए कसाई और उनका सामान उसे परेशान कर रहा था। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, अगर मैं इनकी हर एक चीज को यहीं टटोलने लगूं तो मुझे बहुत वक्त लग जाएगा, और उतने में इनका लीडर वापस आ सकता है। इससे बेहतर है कि मैं इनकी सब चीजें उठा लूं और बाद में जो जरूरी हो उसे रख लूं, बाकी फेंक दूंगी। आर्या ने अपनी योजना के मुताबिक कार्रवाई शुरू की। उसने एक एक करके कसाईयों के पास पड़े हथियार, पोटली और अन्य सामान उठाना शुरू किया। हर बार जब वो कोई सामान उठाती तो उसे अपने स्पेस में सुरक्षित रख लेती। कुछ ही मिनटों में उसने वहां पड़े सभी उपयोगी सामान अपने स्पेस में जमा कर लिए। फिर उसने चारों ओर एक बार और देखा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। अब मुझे यहां से निकलना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। आर्या ने तुरंत अपनी लेग मूवमेंट, स्विफ्ट स्टेप का उपयोग किया। उसके पैरों में एक अद्भुत गति आ गई और वो पेड़ों के बीच से इतनी तेजी से दौड़ने लगी कि अगर कोई देखता तो उसे बस एक धुंधली आकृति दिखती। लगभग 3 घंटे तक निरंतर दौड़ने के बाद आर्या की गति धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी सांसें तेज थीं और थकावट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जंगल के अंदर वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां लंबे लंबे पत्तों वाले पेड़ हवा में धीमे धीमे झूम रहे थे। चारों ओर सन्नाटा था, बस पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं पक्षियों की धीमी आवाज सुनाई दे रही। आर्या ने चारों ओर अपनी पैनी नजरें दौड़ाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई खतरा तो नहीं। लंबी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, लगता है यहाँ पर कोई नहीं। वो एक बड़े पेड़ के नीचे धीरे से बैठ गई। उसकी थकी हुई मांसपेशियां राहत महसूस कर रही थीं। कुछ पल तक आर्या वहीं बैठी रही, अपनी गहरी और तेज सांसों को काबू में करने की कोशिश करती हुई। उसकी उंगलियां जमीन को छूते हुए हल्की हल्की मिट्टी के ठंडेपन को महसूस कर रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जैकेट उतारी और पास ही रख दी। उसकी प्यास से सूखते हुए गले ने उसे याद दिलाया कि उसे अब पानी की जरूरत है। बैग खोलते हुए उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और लंबा घूंट लिया। ठंडा पानी उसके गले में उतरते ही उसे सुकून मिला। बोतल को वापस बैग में रखते हुए उसने गहरी सांस ली और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बुदबुदाए, बड़ी भूख लगी है। आर्या ने बैग के अंदर झांका और महल से लाया हुआ खाना निकाला। उसमें रोटी और सूखी सब्जी की खुशबू अब भी बनी हुई थी। वो खाना खाने लगी। हर निवाले के साथ उसकी भूख और थकावट धीरे धीरे मिटने लगी। आर्या ने आखिरी निवाला खत्म किया और अपनी नजरें आकाश की ओर उठाईं। रात का आसमान सितारों से सजा हुआ था और चांद की हल्की चांदनी जंगल के कोने कोने को छू रही थी। ठंडी हवा के झोंके उसके थके हुए चेहरे पर राहत दे रहे थे। आर्या ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, कैसे दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। उसकी आवाज में थकान और संतोष का मिश्रण था। कुछ पल के लिए वो बस वहीं बैठी रही, आसमान को ताकते हुए। फिर मानो अपने ध्यान को वापस बुलाने की कोशिश करते हुए उसने अपने बैग से निशानी नदी का नक्शा निकाला। उसने नक्शे को अपने हाथों में फैलाया और चांद की रोशनी में उसे गौर से देखना शुरू किया। उसकी उंगलियां नक्शे पर इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वो किसी महत्वपूर्ण जगह को ढूंढ रही हो। कुछ देर की निरीक्षण के बाद उसने नक्शे पर एक बिंदु को चिन्हित किया और हल्की राहत भरी आवाज में खुद से कहा, खैर ये बात अच्छी हुई कि जाने अनजाने में ही मैं नदी के किनारे तो आ चुकी हूँ। लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर हल्की परेशानी की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए बुदबुदाया, नदी का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन मुझे वेनम स्ट्राइडर का अड्डा अब कहाँ मिलेगा। आर्या ने एक पल के लिए अपनी नाक को खुजाया, फिर अपने विचारों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए बोली, जहां तक मैंने पढ़ा था उस हिसाब से वेनम स्ट्राइडर ने अपना घर निशानी नदी के आसपास बनाया होगा। उसने अपने हाथों को थोड़ी सी स्ट्रेच किया, थकान को भगाने के लिए। फिर एक दृढ़ता से भरी आवाज में कहा, खैर
कल की पहली प्राथमिकता मेरे लिए यही होगी कि मुझे वेनम स्ट्राइडर का घर ढूंढना है। उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। आर्या ने नक्शे को फोल्डकर बैग में रख दिया। फिर उसने चारों ओर एक आखिरी बार नजर दौड़ाई। आर्या ने अपना धनुष और तीर वापस सही तरीके से व्यवस्थित किए। फिर उसने पेड़ के मजबूत तने को पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। पेड़ की ऊंची शाखाओं के बीच उसने अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाई। ऊपर बैठकर उसने अपने चारों ओर ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा तो नहीं। जंगल में सन्नाटा पसर चुका था। दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दी, लेकिन आसपास सब शांत था। आर्या ने अपनी आंखें बंद कीं। उसकी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। रात के आगोश में आर्या के विचार वेनम स्ट्राइडर और उसकी अगली चुनौती के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और फिर आसमान के नीचे जंगल की ठंडी हवाओं के साथ आर्या धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। सूरज सिर पर चढ़ चुका था। सुनहरी किरणें घने जंगल के लंबे लंबे पत्तों के बीच से छनकर धरती को रोशन कर रही थीं। ठंडी हवा के झोंके अब हल्की गर्माहट में बदलने लगे थे, लेकिन आर्या अब भी नींद के आगोश में थी। तभी एक हल्की सी खड़खड़ाहट और पक्षियों के चहचहाने की आवाज ने उसे जगाया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, चारों ओर नजर दौड़ाई। पेड़ की ऊंची शाखा से नीचे देखते हुए वो सतर्कता से उतरी। उसके पैरों ने जैसे ही जमीन को छुआ, उसने एक गहरी सांस ली और अपने शरीर को स्ट्रेच करना शुरू किया। आर्या ने आसमान की ओर देखा। सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए खुद से कहा, बहुत सो लिया आज मैंने तो। उसकी आवाज में हल्की लापरवाही थी, लेकिन उसमें अपनी चपलता और ऊर्जा वापस लाने का उत्साह भी साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने चारों ओर का जायजा लेना शुरू किया, उसके कानों में पानी के बहने की आवाज आई। वो ठिठकी और अपने कानों को आवाज की दिशा में लगाया। हल्की मुस्कान के साथ उसने बुदबुदाया, मुझे एक बार नदी तट पर जाकर जगह का मुआयना करना चाहिए। अपना बैग ठीक करते हुए और धनुष तीर की स्थिति को जांचते हुए उसने कदम बढ़ाए। लंबे पत्तों वाले पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए वो सतर्कता से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही देर में पेड़ों का घना आवरण खत्म हो गया और उसके सामने निशानी नदी का तट था। नदी का पानी चमकते सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था। आर्या ने तट के करीब जाते हुए अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। तट पर हल्के हल्के पत्थर बिखरे हुए थे और घास का मैदान किनारों को घेरे हुए था। उसने पानी के करीब जाकर अपनी हथेलियों में उसे भरा और चेहरा धो लिया। ठंडे पानी ने उसकी थकावट को जैसे गायब कर दिया। वो कुछ पल के लिए वहीं घुटनों के बल बैठ गई। अपने बैग से एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा निकालकर उसे पानी में घुमाते हुए सोचने लगी। वेनम स्ट्राइडर, तुम्हारा ठिकाना यहीं कहीं होना चाहिए, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, खोज की, संघर्ष की और विजय की। आर्या ने तट पर अपने आसपास ध्यान से देखना शुरू किया। पत्थरों और घास के बीच उसकी नजर कुछ अजीब से निशानों पर पड़ी। वे निशान जैसे किसी बड़े जीव के पंजों के लग रहे थे। उसने झुककर उन्हें ध्यान से देखा, अपनी उंगलियों से निशानों को छुआ और अपने होठों से फुसफुसाई, ये निशान, ये किसी साधारण जीव के नहीं लगते। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां सब शांत था। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए सोचा, मुझे और पास से जांच करनी होगी। आर्या ने अपने धनुष को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। निशान नदी के किनारे किनारे जाते हुए जंगल के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। शायद यही वो रास्ता है, उसने बुदबुदाया और सतर्कता से उस दिशा में कदम बढ़ाए। लेकिन हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। नदी का किनारा अब शांत लगने लगा था, लेकिन आर्या के अंदर एक बेचैनी पैदा हो रही। वो ठिठकी और चारों ओर ध्यान से देखने लगी। उसे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जंगल की सन्नाटे में अब एक अजीब सा आभास था। आर्या ने अपने कदमों को संभालते हुए धीरे धीरे नदी के बगल वाले झाड़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी सांसें गहरी होती जा रही थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और जंगल के पक्षी भी अब शांत हो गए थे। लगता है आगे की झाड़ियों के पीछे कुछ है, उसने खुद से बुदबुदाया, अपनी आवाज को धीमा रखते हुए। वो झाड़ियों के करीब पहुंची और अपने हाथों से लंबे लंबे घास और पत्तों को हटाने लगी। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाईं, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसी जानवर है भला? उसके होंठों से शब्द फिसल गए। झाड़ियों के पीछे उसने एक विशालकाय गोरिल्ला जैसा प्राणी देखा। उसकी चमड़ी खुरदरी और भूरी थी, लेकिन उसके सिर पर एक तेज धारदार नुकीला सींग था जो हरे रंग की चमक लिए हुए था। वो जानवर अपने बड़े बड़े हाथों से कुछ खा रहा था। उसकी हरकतें क्रूरता और ताकत दोनों का प्रदर्शन कर रही थीं। आर्या ने थोड़ी दूरी से खड़े होकर उसे देखा। उसकी आंखों में हैरानी और थोड़ी उत्सुकता थी। उसने धीरे से कहा, लगता है ये एक स्पिरिट बीस्ट है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोच पाती, उस जानवर ने अपना सिर उठाया। उसकी चमकदार हरी आंखें आर्या की आंखों से मिली। एक पल के लिए दोनों स्थिर खड़े रहे। फिर जैसे ही जानवर ने गुर्राते हुए अपनी जगह से छलांग लगाई, आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसी बला है अब, उसने अपने आप से कहा और तुरंत पीछे हटने लगी। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। कैसी लगी ये चैप्टर कमेंट्स में जरूर बताओ, और अगर कहानी धमाकेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ। आपका छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी थ्रिलिंग कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल,
सस्पेंस और धमाका मिस न हो। और अगर जीएल स्टोरी और हिडन आइडेंटिटी वाली कहानियां पसंद है तो मेरी अगली कहानी लव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस जरूर चेक करो, लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तड़केबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।